हे गाइस, वेलकम टू द चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज है मंडे, और जैसा कि आप सभी जानते हैं, मंडे टू फ्राइडे हमारी एक क्लास होती है जिसका नाम है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बाय सौरभ सर, जो कि मंडे टू फ्राइडे डेली दोपहर 2 बजे होती है। और इस क्लास में हमने हमारी ग्रामर सीरीज में एडजेक्टिव लेक्चर 1 तक, यानी कि एडजेक्टिव के हम 9 रूल्स पढ़ चुके हैं। और आज की क्लास में हम उसके आगे के रूल आपको पढ़ाएंगे, है ना। जो भी रूल्स हैं आगे के वो हम लेक्चर 2 में आपको पढ़ाएंगे, और आज की क्लास में जो हमारा एडजेक्टिव टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम सेशन को शुरू करते हैं गाइस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे इस चैनल में 2 क्लासेस होती है। पहली जो क्लास है वो द हिंदू वोकैबुलरी की होती है, जिसमें द हिंदू न्यूज़पेपर में आने वाले डेली 10 to 20 वर्ड्स को हम कवर करते हैं, जो कि डेली मंडे टू सैटरडे 12 PM पर होती है। नेक्स्ट क्लास है कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर की, जो कि मंडे टू फ्राइडे 2 PM पर होती है। यानी कि जो सेशन आप देख रहे हैं वो सेकंड वाला सेशन है ना। इन क्लासेस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि जो नोटिफिकेशन है क्लासेस का वो आपके फ़ोन पर टाइम से आ जाए और आप क्लासेस को टाइम से ज्वाइन कर लें। इसके अलावा जो क्लास है वो रिकॉर्ड होकर अपलोड भी हो जाती है चैनल में, तो आप बाद में कभी भी कितने भी बार इस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि एडजेक्टिव की क्लास 1 में हमने रूल नंबर 9 तक सारे रूल्स पढ़ लिए थे, है ना। तो जिनको भी उन 9 रूल्स के बारे में जानना है वो प्लीज लेक्चर 1 देखिए। इसके अलावा रूल नंबर 10 से हम आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, है ना। तो रूल नंबर 10 है कि हम कंपैरेटिव डिग्री में प्रेफरेबल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, है ना। और देन के स्थान पर आपको टू का यूज करना होगा, है ना। जैसे कि मैंने बताया था कि प्रेफर के साथ हमेशा टू का यूज किया जाता है गाइस, देन का यूज नहीं किया जाता है, और इससे भी एरर बनता है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है दिस इज प्रेफरेबल टू दैट, है ना। देखो प्रेफर के साथ टू वर्ड आया है, और यहाँ पर कंपैरिजन भी किया जा रहा है कि ये ज्यादा प्रेफरेबल है इसकी अपेक्षा। क्लियर है गाइस। हम लोग रादर देन भी यूज कर सकते हैं टू की जगह। हमें देन यूज नहीं करना है, या तो हम टू यूज कर सकते हैं या रादर देन यूज कर सकते हैं। अगर आपको प्रेफर के साथ रादर देन दिख जाए एग्जाम में या टू दिख जाए तो दोनों ही सही होगा, ठीक है। जैसे कि आई प्रेफर टी टू कॉफी, यानी कि मैं कॉफी के स्थान पर टी लेना पसंद करूंगा। या हम इसी को ऐसे भी बोल सकते हैं आई प्रेफर टी रादर देन कॉफी, यानी कि मैं कॉफी की अपेक्षा चाय पीना पसंद करूंगा। आई होप आपको क्लियर है। नेक्स्ट रूल है गाइस, अगर दो एडजेक्टिव किसी कंजंक्शन से जुड़ते हैं और वो किसी एक नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, तो जो हमारे एडजेक्टिव हैं वो सेम डिग्री में ही होंगे। यानी कि जब हम किसी एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को बताते हैं तो वो सेम डिग्री में हम यूज करेंगे। जैसे कि गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स। जो गांधी जी थे वो सभी लीडर्स में कैसे थे, नोबलेस्ट थे और वाइजेस्ट थे। तो अगर यहाँ पे हमने सुपरलेटिव डिग्री यूज किया है तो यहाँ भी सुपरलेटिव डिग्री यूज करेंगे। और एंड हमारा कंजंक्शन जो कि दोनों एडजेक्टिव को जोड़ने का काम कर रहा है। मैंने आपको बताया था कंजंक्शन कौन होता है, जो दो वर्ड्स को जोड़े, या दो फ्रेज को जोड़े, या दो क्लॉज को जोड़े, या फिर दो सेंटेंस को जोड़े, है ना। चलो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेज क्या होता है गाइस? फ्रेज ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट तो होता है लेकिन वर्ब नहीं होती है ना। क्लॉज भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है ना। सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जिसमें सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होती है और ऑब्जेक्ट भी होता है। फ्रेज कंप्लीट सेंस नहीं देता है, क्लॉज कंप्लीट सेंस देता भी है और नहीं भी देता है। जब वो कंप्लीट सेंस देता है तो हम इंडिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं, और जब कंप्लीट सेंस नहीं देता है तो डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं। और सेंटेंस हमेशा कंप्लीट सेंस देता है ना। तो ये हो गया हमारा क्विक रिवीजन। चलिए वापस से टॉपिक में आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था, अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को बताया जाए तो दोनों क्वालिटीज को आपको सेम डिग्री में ही रखना है। और जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री के सामने द आर्टिकल आता है या उसके पहले द आर्टिकल आता है, तो आप एक ही बार, है ना, कंजंक्शन से पहले वाले एडजेक्टिव के सामने आप द लगाएंगे। आया समझ में? अगर आप ऐसा कर दें गांधी जी वॉज द नोबलेस्ट एंड द वाइजेस्ट ऑफ ऑल लीडर्स, तो वो एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज फिर नहीं होंगी। फिर आपको एक सब्जेक्ट, एक नाउन या प्रोनाउन लेकर आना पड़ेगा, है ना। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो पूरा गड़बड़ हो जाएगा,
ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है कि अगर एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज को बताए तो वो सेम डिग्री में होगी, और अगर सुपरलेटिव डिग्री है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ आर्टिकल द लगता है ना, और पॉजिटिव के साथ ए और एन भी लग जाता है। ठीक है, तो आप एक ही बार आर्टिकल का यूज करेंगे। कुछ प्रोनाउन होते हैं वो प्लूरल कॉमन नाउन की तरह ट्रीट करते हैं। आया समझ में? सम प्रोनाउंस डिनोट प्लूरल कॉमन नाउन्स। कुछ जो प्रोनाउन है वो प्लूरल कॉमन नाउन्स को डिनोट करते हैं अगर उनके सामने आर्टिकल द आता है ना। इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूं, मुझे पता है आपको क्लियर नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? पुअर। क्या है इस पुअर? ये कैसा नाउन है बताइए? क्या ये कॉमन नाउन है? ये पूरी क्लास के लिए यूज किया जाता है, यानी कि ये है ना, ये किसी का पर्टिकुलर नेम नहीं होता है, ये किसी ग्रुप का नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए रिसोर्सेज नहीं है, तो आप उनको पुअर बोल देते हैं। तो इस रूल में बोला जा रहा है कि अगर ऐसे कॉमन नाउन जिनके सामने हम द लगा देते हैं, आई थिंक यहाँ नाउन होना था, प्रोनाउन नहीं होना था, ठीक है, अगर इनके सामने हम द आर्टिकल लगा देते हैं तो ये दुनिया के जितने पुअर्स हैं, यानी कि एंटायर पुअर्स, है ना, होल पुअर्स जितने भी हैं सबको वो डिनोट करते हैं, यानी कि पूरी क्लास को डिनोट करते हैं, होल ग्रुप को डिनोट करते हैं। तो हम क्या करेंगे गाइस ऐसे सिचुएशन में? हम्म जैसे कि है ना, तो जो है अगर हमें कॉमन प्लूरल नाउन के सामने दा लगाना है तो हम क्या करेंगे? अगर उसको हमको पूरी क्लास से डिनोट करना है तो हम उसके सामने आर्टिकल दा लगाते हैं। मैं ये बताना चाह रहा था, जैसे कि अगर इस एडजेक्टिव के सामने मैंने दा लगा दिया तो वो क्या बन जाएगा? पूरी रिच कम्युनिटी जितनी भी है वर्ल्ड में। अगर मैंने पुअर के सामने दा लगा दिया तो पूरी पुअर्स की कम्युनिटी बन जाएगी। आया समझ में? तो जैसे कि एग्जाम्पल में दिया है, द रिच यूजुअली एक्सप्लॉइट द पुअर, यानी कि दुनिया के सभी जो रिच हैं वो सभी पुअर को एक्सप्लॉइट करते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो बताने का मतलब ये है, इससे कोई एरर तो आता नहीं है, कोई स्ट्रक्चर तो बनता नहीं है, बट अगर हाँ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आ जाए, है ना, बस समझ जाना कि पुअर के सामने अगर क्या लग गया? द लग गया, तो इसका मतलब हो जाता है पुअर्स, है ना, इसका मतलब क्या हो जाता है? पुअर्स, यानी कि सारे पुअर। क्लियर है गाइस? अब एक कंफ्यूजन आती है बच्चों में कि जो जहां भी एल वाई दिख जाए, स्कूल में हमें पढ़ा दिया जाता है कि एल वाई वाले सारे वर्ड्स जो होते हैं वो एडवर्ब होते हैं, बट ऐसा सही नहीं है गाइस, है ना। एल वाई वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव भी हो सकते हैं और एडवर्ब भी हो सकते हैं। क्लियर है? किस परिस्थिति में होंगे? जैसे कि कोई नाउन है उसमें एल वाई लगा है तो वो होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव। जैसे फ्रेंड क्या होता है गाइस? एक नाउन होता है। अगर इसमें हम एल वाई लगा लेंगे, अगर इसमें हम एल वाई लगा लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? फ्रेंडली बन जाएगा, जो कि क्या होगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि एग्जाम्पल में लिखूं, ही इज वेरी फ्रेंडली, और आपसे बोलूं कि फ्रेंडली का पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, तो आप पहले सेंटेंस के सेंस को समझने की कोशिश करेंगे कि ही इज वेरी फ्रेंडली, यानी कि किस चीज को क्वालिफाई कर रहा है कि ही कैसा है, और ही क्या है? एक प्रोनाउन है, और नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो एडजेक्टिव होते हैं। दैट इज वाई जो फ्रेंडली है वो एडजेक्टिव कहलाएगा। क्लियर है? इसको नोट कर लेना आप लोग, है ना, वीडियो को फिर से चलाकर या थोड़ा सा रिवर्स करके, है ना। तो मैंने क्या बताया? ही इज वेरी फ्रेंडली। अब फ्रेंडली को अगर हमको एडजेक्टिव बनाना है तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। आई डोंट नो मैं रील्स क्यों बोल रहा हूँ। तो जो फ्रेंडली है उसको अगर एडवर्ब की तरह यूज करना है तो देखो ऐसे यूज करेंगे, जैसे कि ही बिहेव्स विथ मी, या अस कुछ भी लिख सकते हैं, इन अ फ्रेंडली मैनर।
तो ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एल वाई आता है और वो एडजेक्टिव होते हैं, तो इन अ फ्रेंडली मैनर ऐसा आप लगा करके उनको एडवर्ब बना सकते हैं। अब देखो सेंटेंस का सेंस समझो, ही बिहेव्ड, यहाँ बिहेव्ड कर लो, बिहेव्स मत करो, है ना। ही बिहेव्ड, बिहेव्स में ये हो जाएगा कि वो हमेशा फ्रेंडली मैनर में बिहेव करता है ना, यानी कि अच्छे से बिहेव करता है। और बिहेव्ड का हो जाएगा कि उसने कभी एक बार कर लिया था। बस ये इसमें डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है ना। वरना आप सोचेंगे बिहेव से बिहेव्ड क्यों कर दिए सर, है ना। तो उसने मुझसे फ्रेंडली मैनर में बिहेव किया, तो यहाँ पर बिहेव को क्वालिफाई किया जा रहा है, और बिहेव एक वर्ब है। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब को क्वालिफाई करने वाले जो वर्ड्स हैं वो क्या होते हैं गाइस, एड वर्ब होते हैं। क्लियर है, तो आया समझ में। हाँ, तो जब भी हम नाउन में एल वाई लगाते हैं तो वो क्या बन जाता है गाइस, एडजेक्टिव बन जाता है। अगर एडजेक्टिव में एल वाई लगाते हैं तो वो एडवर्ब बन जाता है। जैसे कि पहले क्या था, ऑनेस्ट, है ना, ही इज ऑनेस्ट, यानी कि वो ऑनेस्ट है मतलब ऑनेस्ट, ही को क्वालिफाई कर रहा है मतलब वो एडजेक्टिव, और इसमें हमने एल वाई लगा दिया तो ये बन गया ऑनेस्टली, है ना। आया समझ में। तो इसको हम डायरेक्ट एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, जैसे कि ही वर्क्स ऑनेस्टली, या फिर ही वर्क्स इन ऑनेस्टली मैनर भी ठीक होगा। बट ऑनेस्टली पहले से एक वर्ब, ये पहले से एडवर्ब ही है, तो इसको इन ऑनेस्टली मैनर बनाने की जरूरत है ही नहीं, है ना। अगर ऑनेस्टली एडजेक्टिव होता तब हम बनाते, तो ये गलत हो जाएगा। इन ऑनेस्टली मैनर आ गया तो आप लोग पेपर में उसको गलत करके आएंगे, एग्जाम में गलत करके आएंगे। क्लियर है गाइस, है ना, क्योंकि ऑनेस्ट एडजेक्टिव और एडजेक्टिव में एल वाई लगा है, तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे लिख लेंगे, ही वर्क्स ऑनेस्टली, और ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। क्लियर है, यानी कि वो ईमानदारी से अपना काम करता है। क्लियर है गाइस ये सारी चीजें। नेक्स्ट रूल बताया जाए आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट रूल है, कुछ वर्ब ऐसी होती है जिनको हम वर्ब ऑफ सेंसेशन बोलते हैं, जैसे कि सीक, लुक, अपीयर, फील, टेस्ट, साउंड, स्मेल। और इसमें क्या नहीं होता है, इन वर्ब से एक्शंस नहीं होते, है ना, सेंसेशन होते हैं। जैसे कि लुक, किसी को देखना, सीक करना, टेस्ट करना, कोई भी चीज फील करना। तो इनको क्वालिफाई करने के लिए हम एडजेक्टिव का यूज करते हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो एक्शन वर्ब्स होती हैं उनको बस एडवर्ब क्वालिफाई करते हैं, बाकी को एडजेक्टिव करते हैं। क्लियर है गाइस। जैसे कि ही फील्स, तो यहाँ पर आ जाएगा बैड, जो कि एक एडजेक्टिव है। बैडली नहीं आएगा, बैडली क्या होता है, क्या होता है, एडवर्ब होता है ना, एल वाई लगा हुआ है किसमें, एडजेक्टिव में। तो ही फील्स बैड हो जाएगा। ऐसी द सूप स्मेल्स, है ना, तो हो जाएगा डिलीशियस, है ना। डिलीशियस एक एडजेक्टिव है, सॉरी, है ना। और डिलीशली यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ये एडवर्ब है ना। तो स्मेल को एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करते हैं। क्लियर है गाइस। इसके अलावा कुछ ऐसी वर्ब होती हैं जिनको आपको याद रखना पड़ेगा, जो कि वर्ब ऑफ सेंसेशन तो नहीं होती है, लेकिन वो भी एडजेक्टिव के द्वारा ही क्वालिफाई की जाती है। जैसे कि पी हो गया, बिकम हो गया, टर्न हो गया, कीप हो गया, मेक हो गया। क्लियर है गाइस। इसके अलावा प्रूव हो गया, है ना। थोड़ा सा कंटेंट यहाँ पे क्या हो रहा है, हाइड हो रहा है, तो मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप देख लीजिएगा। इसके अलावा इसके बाद कुछ भी नहीं लिखा है। इसके बाद लिखा है मेक के बाद, यहाँ मैं लिख देता हूँ एंड प्रूफ। तो इनके बाद भी आप क्या कर सकते हैं गाइस, क्या कर सकते हैं, नहीं, इनके बाद भी आप एडजेक्टिव लगा करके ही क्वालिफाई करेंगे इनको। जैसे कि व्हेन ही हर्ड द न्यूज, जब उसने न्यूज सुना, ही बिकम सैड हो गया, तो इसको हमने सैडली नहीं बनाया ना, उसने न्यूज सुना और सैड हो गया। तो ये भी थोड़े छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं जिनको आप याद रखिएगा, है ना। एग्जाम में इनसे एरर देखने को मिलती है। क्लियर है, क्लियर है गाइस। तो चलिए नेक्स्ट आगे के हम रूल्स देखते हैं। आई होप ये सारी, मतलब इस स्लाइड में जो भी सारी चीजें दी हुई हैं, है ना, ये जो रूल्स हैं वो क्लियर हैं आपको। रूल नंबर 14 बोलता है, जब हम हाइफिनेटेड नाउन्स है जो कि कंपाउंड एडजेक्टिव के पार्ट्स होते हैं, है ना, जब हम उनको लिखते हैं तो उनको हम प्लूरल में यूज कभी नहीं करते हैं, है ना। जैसे कि आई डिलीवर्ड 2 आवर लेक्चर, तो यहाँ पे 2 आवर्स नहीं होगा, है ना, बीच में देखो हाइफन लगा है, यानी कि ये क्या है, कंपाउंड एडजेक्टिव है, तो हम 2 आवर यानी कि सिंगुलर में ही रहेगा आर। सेम ये आते हैं, ये फेवरेट एरर्स हैं एसएससी के। ठीक है, 2 आवर लेक्चर, 2 आवर्स लिख देगा, आपको वहां से एरर को फाइंड करना पड़ेगा, यानी एस हटाना पड़ेगा, ऐसी ऐसे आ जाएगा।
ही गेव मी 200 रुपीज नोट हो जाएगा, तो 200 रुपी नोट्स होता है ना। नोट क्या है यहाँ पर, नाउन है, और एडजेक्टिव को नाउन को क्वालिफाई करने के लिए देखो एडजेक्टिव आया है ना। 200 रुपी क्या है, पूरा कंपाउंड एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का प्लूरल थोड़ी बनता है गाइस, नाउन का बनता है, प्रोनाउन का बनता है, वर्ब का बनता है। तो ये भी एक लॉजिक है, तो ऐसे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट है, इफ नाउन रिएक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इन अ सेंटेंस देन इट कांट बी यूज्ड इन प्लूरल। अब मैंने आपको बता दिया है, जो एडजेक्टिव है उसका प्लूरल बन ही नहीं सकता, नाउन या प्रोनाउन का बनता है। और अगर कोई नाउन एडजेक्टिव की तरह यूज किया जा रहा है तो उसका प्लूरल कैसे बन जाएगा, जैसे कि लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आईज या आई सर्जरी। तो देखो सर्जरी एक नाउन है, किस चीज की सर्जरी, इसको क्वालिफाई कर रहा है आई वर्ड, तो ये नाउन है बट एडजेक्टिव की तरह एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पर हम नाउन आई को प्रेफर करेंगे, ना कि आइस को। तो हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा गाइस, लेजर्स आर इंडिस्पेंसिबल टूल्स फॉर डेलिकेट आई सर्जरी, है ना। जो लेजर है वो बहुत ही इफेक्टिव टूल्स हैं आई सर्जरी के लिए। तो ये थे कुछ रूल्स। अब कुछ एडजेक्टिव है ना, जो कि देखने में या सुनने में सेम लगते हैं, बट उनके जो जो उनकी मीनिंग्स होती है, जो उनका यूज होता है, वो अलग अलग सिचुएशन में होता है। जैसे कि हम फार्दर और फर्दर की बात करें, तो जो फार्दर है वो फार से बना हुआ है, और फार दूरी यानी डिस्टेंस के लिए यूज किया जाता है। जब भी डिस्टेंस का सेंस बने तो आपको फार्दर यूज करना है, ना कि फर्दर। जैसे कि सी लिव्स एट द फार्दर एंड ऑफ द लैंड, लेन यानी कि इस लाइन के सबसे लास्ट में वो रहती है। क्लियर है क्या, लेन आया समझ में। जैसे फर्दर की मैं बात करूँ, फर्दर का मतलब है नेक्स्ट, यानी कि उसके जस्ट बाद वाला, है ना। तो इसको हम सीक्वेंस के सेंस में यूज करते हैं, है ना। इसको हम डिस्टेंस में कर रहे थे, इसको सीक्वेंस में। जैसे कि आई डिड नॉट रिसीव एनी फर्दर ऑर्डर, यानी कि मैंने उसके बाद कोई ऑर्डर, उसके बाद आने वाला जो ऑर्डर है उसको मैंने रिसीव नहीं किया। क्लियर है। ऐसे ही होता है लास्ट और लेटेस्ट। ठीक है, लास्ट होता है मतलब कि सबसे लास्ट में, यानी कि सबसे बाद का, और लेटेस्ट होता है यानी कि एकदम न्यू, अभी का, रिसेंट, है ना। तो जो लास्ट है उसको हम, कोई भी चीज अगर लास्ट में है, एंड में है, उसके सेंस में हम यूज करते हैं। जैसे कि द लास्ट रूलर ऑफ मुगल एम्परर वॉज बहादुर शाह जफर, इसी को बोला जाता है बहादुर शाह सेकंड, है ना, क्योंकि इससे पहले भी एक बहादुर शाह हो चुका था। आई थिंक वो जहांगीर का पोता या बेटा था, है ना? अब देख लेना, हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। और ये थे बहादुर शाह जफर, जो कि 1857 में इनको लीडर बना देते हैं बेचारे को, है ना, बुजुर्ग आदमी को, और सब इसके सर पे डाल देते हैं कि ये हमारे किंग है, हम इनके अंडर में, ये हमारे कमांडर है, हम इनके अंडर में क्या कर रहे थे, रिवोल्ट कर रहे थे या क्रांति कर रहे थे, जो भी है। क्लियर। तो ये वही थे, और इनको बंदी बना करके रंगून भेज दिया जाता है, आपने सुना होगा। तो कई बार बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बहादुर शाह सेकंड था या जफर था, तो जफर को ही सेकंड बोला जाता था। क्लियर है। तो लास्ट मतलब कि अंतिम, लेटेस्ट मतलब कि मोस्ट रिसेंट, यानी कि अभी का आया हुआ, है ना, यानी कि न्यूएस्ट। तो एग्जांपल है, व्हाट इज द लेटेस्ट स्कोर, यानी कि स्कोर क्या हो गया, यानी कि कोई भी चीज जो अपडेट होती रहती है ना। तो याद रखिएगा लास्ट और लेटेस्ट में क्या डिफरेंस है। क्लियर है। इसको चलिए क्लीन कर लेते हैं पहले। ओके, नेक्स्ट है, आई होप आप नोट करते जा रहे हैं या फिर समझते जा रहे हैं, है ना। पीडीएफ में क्या होगा, ये क्लीन होकर के आपको मिलेगा, है ना। तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए नोट जरूर कीजिए जो मैं अलग से चीजें बताता हूँ। इसके अलावा है एल्डर और ओल्डर, है ना। एल्डर जैसे कि एल्डर ब्रदर, है ना, ओल्डर ब्रदर भी होता है ना। मॉडर्न इंग्लिश में तो दोनों सेम ही है, बट एसएससी के हिसाब से या जो ट्रेडिशनल इंग्लिश है उसके हिसाब से आपको ये पढ़ाया जाता है कि जो एल्डर होता है वो सेम ब्लड लाइन या सेम फैमिली के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जो आपका सगा भाई है उसको आप एल्डर ब्रदर बोलेंगे, और ओल्डर जो है वो नॉन लिविंग, और अगर सेम फैमिली नहीं है, कोई कजिन है या पड़ोसी है, आपके भाई जैसा है, तो आप उसको ओल्डर ब्रदर बोल सकते हैं। तो जो सेम फैमिली है उसको आप एल्डर बोल देना, है ना, बिलोंग्स टू सेम फैमिली। और ओल्डर किसको बोल देना, जो आपसे उम्र में बड़ा है बट आपकी फैमिली का हिस्सा नहीं है। या फिर जैसे कोई नॉन लिविंग थिंग है, जैसे कि दो फैन है ना, एक बहुत पुराना और एक नया है, तो जो पुराना है उसके लिए आप ओल्डर यूज करेंगे, ना कि एल्डर। क्लियर है गाइस, डिफरेंस समझ में आया एल्डर और ओल्डर में। तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है एग्जाम्पल, है ना। जो एल्डर है, अगर आपसे एज में ज्यादा है ना, एल्डर हो जाएगा कंपैरेटिव डिग्री, एल्डेस्ट हो जाएगा सुपरलेटिव। अगर आप दो लोग हैं, है ना, उसमें से बड़े वाले के लिए एल्डर, अगर आप दो से ज्यादा हैं तो जो सबसे बड़ा है उसके लिए एल्डेस्ट, ऐसे अपन यूज करते हैं। और द हम आर्टिकल लगाते हैं, है ना, अगर वो सेम फैमिली से। ओल्डर और ओल्डेस्ट में भी सेम है,
एज में ज्यादा होना चाहिए, बस सेम फैमिली का नहीं होना चाहिए। क्लियर। मॉडर्न इंग्लिश में यूज कर सकते हैं बट एग्जाम में नहीं कर सकते ना, एग्जाम में तो ट्रेडिशनल को फॉलो किया जाता है, ग्रामर्स के रूल्स देखे जाते हैं ना। तो एसएससी में आप अगर सेम फैमिली से है तो एल्डर लगाइएगा, अगर अलग अलग फैमिली से और नॉन लिविंग थिंग है तो वहां पे ओल्डर या ओल्डेस्ट लगाइएगा। दो लोग हैं तो ओल्डर, दो से ज्यादा है ना, ऑब्जेक्ट या पर्सन तो ओल्डेस्ट, और उसके पहले द आर्टिकल। क्लियर है गाइस? आ जाइए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट है नियरेस्ट और नेक्स्ट। नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे पास जो भी लोकेशन है आपकी। विच इज द नियरेस्ट हॉस्पिटल, सबसे पास वाला हॉस्पिटल क्या है। नेक्स्ट मतलब कि जो जस्ट बाद आए, है ना, ये ऑर्डर के सेंस में होता है और ये डिस्टेंस के सेंस में। जैसे कि द बैंक इज द नेक्स्ट, द बैंक इन द नेक्स्ट बिल्डिंग, है ना, अगली वाली बिल्डिंग में क्या है, बैंक है। ये बहुत कंफ्यूजिंग है लेटर और लेटर, है ना। लेटर का मतलब होता है कॉम्पेरेटिवली लेट, यानी कि किसी के कंपैरिजन में कोई चीज लेट होना। जैसे कि आई विल कॉल यू लेटर, यानी कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। और लेटर का मतलब होता है नियरर टू द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ टाइम लेटर, यानी कि सबसे लास्ट में, मतलब लेटर के भी बाद लेटर होता है। क्लियर है गाइस? फॉर एग्जाम्पल द लेटर पार्ट ऑफ द मूवी वॉज बोरिंग, जो मूवी का बाद वाला जो पार्ट था वो बोरिंग था। इसको आप ऐसे भी याद रख लेना कि सीक्वेंस के हिसाब से आप लेटर लगा लेना। क्लियर है? और ये टाइम के हिसाब से आप लेट लगा लेना। क्लियर है? तो ये याद रखने के तरीके होते हैं, बाकी इसका एक्चुअल जो मतलब होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। क्लियर है गाइस? चलिए, और भी कुछ रूल्स हैं, है ना। जैसे आल और बोथ लिखा है ना, तो इसके बाद आप पजेसिव केस यूज करेंगे, जैसे कि, है ना, बोथ माय फ्रेंड्स या ऑल माय फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड, है ना। तो ऐसे तो आप नहीं लिख सकते, ऑल फ्रेंड्स हैव गॉट सिलेक्टेड। ऑल फ्रेंड्स किसके, आपको बताना पड़ेगा ना, मेरे, हमारे, आपके, है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, पजेसिव केस यूज करते हैं ऐसे एडजेक्टिव के साथ, जैसे कि ऑल, बोथ। आया समझ में? या ऐसे भी कर सकते थे, ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन हैव गॉट सिलेक्टेड, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, बिगड़ जाता, ऑब्जेक्टिव फॉर्म आ जाता ना, माइन आ जाता, फिर उसके बाद हम वर्ब लगाते। इससे अच्छा सिंपल ऐसे लगा लो, है ना, ऑल माय फ्रेंड्स, ये हो जाएगा पूरा सब्जेक्ट, है ना, एडजेक्टिव और नाउन मिला के। और ये ऑल के हिसाब से क्या है, प्रोनाउन आ जाएगा, यानी कि हैव आ जाएगा। ऑल कैसा होता है, प्लूरल होता है, इसलिए हैव आया। आया समझ में? बोथ के साथ भी है भी आएगा, क्योंकि वो भी मोर देन वन पर्सन या ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, इस डिनोट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट है इफ एडजेक्टिव इज यूज्ड इन पॉजिटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। अगर कोई एडजेक्टिव पॉजिटिव और कंपैरेटिव डिग्री में यूज किया जाता है, देन यूज पॉजिटिव डिग्री विद एज, और एज के बीच में सो और एज के बीच में, है ना, और देन के साथ आप कंपैरेटिव डिग्री यूज करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सी बात यह है, सो एज और एज के साथ आपको पॉजिटिव डिग्री यूज करनी है और देन के साथ आपको कंपैरेटिव डिग्री यूज करनी है। सिंपल एग्जाम्पल, ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, है ना। वो इंटेलिजेंट तो है ना, देखो एज के साथ इंटेलिजेंट लगाया गया है, ना कि मोर इंटेलिजेंट। आ रहा है समझ में? एक ही सेंटेंस में देखो कंपैरेटिव डिग्री भी यूज की गई है, सुपर पॉजिटिव डिग्री भी यूज की गई है। तो देख लो अच्छे से, जैसे कि एज के साथ इंटेलिजेंट, यानी कि पॉजिटिव डिग्री यूज की गई है। ही इज एज इंटेलिजेंट एज, इफ नॉट मोर देन हिज ब्रदर, यानी कि वो इंटेलिजेंट तो है लेकिन अपने भाई से ज्यादा नहीं, है ना। तो यहाँ पर मोर आ गया, तो यहाँ मोर इंटेलिजेंट मत लिख देना, मोर भी, क्योंकि यहाँ पे इंटेलिजेंट जो है अंडरस्टूड है ना, तो मोर हो जाएगा। तो मोर के साथ ये हमने देन लगा दिया कंपैरेटिव डिग्री के साथ। क्लियर है गाइस? नेक्स्ट रूल है, वी कांट यूज कंपैरेटिव डिग्री विद वर्ड टाइम। हम टाइम के साथ कभी भी, टाइम से अगर वहां पे वर्ड आ रहा है तो आप कभी भी कंपैरेटिव डिग्री यूज नहीं कीजिएगा। जैसे कि माय हाउस इज 4 टाइम्स एज बिग एज योर, यानी कि पहले हमने बता दिया कितना बड़ा है ना, इसके बाद अगर और हम कंपैरेटिव डिग्री लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, है ना, यानी कि दो दो बार सेम चीज रिपीट हो जाएगी। तो माय हाउस इज 4 टाइम्स, तो एज बिग एज योर हो जाएगा, है ना, बिगर देन योर्स नहीं होगा। तो एग्जाम में कैसे आ जाएगा, 4 टाइम्स, बिगर देन दे सकता है ना, टाइम्स के साथ। तो आपको एज बिग एज लगाना है, यानी कि कम से कम 4 गुना बड़ा है। क्लियर है गाइस? रूल नंबर 20 क्या कहता है? ठीक है, ये जो दब रहा है ना, मैं बता देता हूँ ये क्या है ना। सबसे पहले इमोशन है, फिर नेशनैलिटी है, नेशनैलिटी के बाद आप मटेरियल नाउन, है ना, कोई भी मटेरियल है वो आता है, फिर आता है नाउन। तो ये आपको सीक्वेंस दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ है, सीक्वेंस दिया हुआ है कि कोई भी जो एडजेक्टिव है इसी सीक्वेंस में हम यूज करते हैं। पहले आता है साइज, फिर आता है शेप, फिर आता है एज, फिर आता है कलर, फिर आता है इमोशन, फिर नेशनैलिटी, फिर मटेरियल और उसके बाद आता है नाउन। क्लियर है गाइस? जैसे कि देखो एग्जांपल है, द पुलिस अरेस्टेड अ 22 ईयर, पहले आया देखो एज, ओल्ड, फिर कलर ब्लैक, फिर अमेरिकन यानी कि उसकी नेशनैलिटी, और नीग्रो यानी कि वो नाउन है। क्लियर है? तो सेंटेंस बन जाएगा द पुलिस अरेस्टेड अ 22 ईयर्स ओल्ड ब्लैक अमेरिकन नीग्रो, है ना, ब्लैक अमेरिकन नीग्रो जो कि 20 साल का था, उसको पुलिस ने अरेस्ट किया। तो ऐसे सेंटेंसेस आते हैं, तो आपको सीक्वेंस याद रखना है और बताना है और पेपर में सही करके आना है ना। तो बहुत इनकी ट्रिक होती है, आप कोई भी ट्रिक बना सकते हैं इनको लर्न करने की, है ना। जैसे कि देखो शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं, है ना, साइज हो गया, फिर शेप हो गया एस एस, फिर ए सी हो जाएगा, है ना, फिर हो जाएगा ई, इमोशन, फिर हो जाएगा नेशनैलिटी एन, फिर एम, फिर हो जाएगा एन। ऐसे भी आप लर्न कर सकते हो ना, एस एस ए सी ई एन एम एन, है ना। और भी दूसरे तरीके हो सकते हैं, या फिर इनके आप फुल फॉर्म भी बना सकते हो, जो आपको ठीक लगे। क्लियर है गाइस? तो इसको आपको लर्न करना पड़ेगा और आपको ही इसका तरीका ढूंढना है भाई कि हमको इसको लर्न कैसे रखना है। क्लियर? तो ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा। ऐसे भी दे सकता है एग्जाम में, है ना, कि ब्लैक अमेरिकन 22 ईयर्स ओल्ड नीग्रो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो पहले क्या आना चाहिए, एज आना चाहिए, फिर कलर, फिर इमोशन, फिर नेशनैलिटी, फिर मटेरियल, है ना, फिर वो कौन सा नाउन है। जैसे कि द थीफ फ्लैश्ड अ बिग शार्प नाइफ एंड आस्क्स द कैशियर टू फिल द ब्लैक लेदर बैग विथ मनी, है ना। जो थीफ था उसने क्या किया, चाकू निकाला, कैसा था, पहले तो उसका साइज बताया बिग था, है ना, फिर क्या बताया, फिर क्या बताया, उसका शेप या उसकी क्वालिटी बताई कि वो शार्प था, है ना, और वो कौन सी चीज थी, नाउन लास्ट में बताया नाइफ। क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है। प्लीज इसको आप लर्न कर लीजिएगा, इसके सीक्वेंस को लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट रूल है, डोंट यूज कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्रीज टुगेदर। आप सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री को एक साथ यूज नहीं कर सकते। जैसे कि मोस्ट भी लिख लिया, क्लेवरेस्ट भी लिख लिया, आपको यहाँ से मोस्ट हटाना पड़ेगा। दो दो बार आप नहीं लिख सकते, सुपरफ्लुअस हो जाएगा। दो दो डिग्री आप, है ना, दो दो सुपरलेटिव डिग्री आप नहीं लिख सकते, तो हो जाएगा ही इज द क्लेवरेस्ट ऑफ ऑल द सोल्जर्स। वो सभी सोल्जर्स में क्या था, क्लेवरेस्ट था, यानी कि सबसे चतुर था। ऐसे ही दिस इज मोर बेटर, तो मोर के साथ बेटर नहीं लगा सकते हैं, ये भी आता है एरर में, है ना, तो मोर को हटा दीजिएगा इस, तो हो जाएगा ही इज द बेटर देन दैट, दिस इज द बेटर देन दैट, यानी कि ये जो है वो वाले से ज्यादा बेटर है। क्लियर है? बहुत सिंपल सा रूल था। नेक्स्ट रूल है, लास्ट है, इसके बाद हमारा एडजेक्टिव जो है वो कंप्लीट हो जाएगा गाइस, है ना। चलो लिख देता हूँ गाइस, कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम वर्ब स्टार्ट करेंगे कल से। तो अच्छे से एडजेक्टिव के सारे रूल्स नोट करके अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, उनको बार बार रिवाइज कीजिएगा। आई गारंटी आपको एसएससी एग्जाम के लिए तो इंग्लिश की कोचिंग कहीं से नहीं लेनी पड़ेगी, सिर्फ आप किसी भी बुक से, चाहे वो मिरर ऑफ कॉमन एरर हो, ठीक है, या फिर केडी कैंपस करके भी आती है नीतू मैम की, आई थिंक उसमें भी एरर्स दिए हैं, वहां से भी आप कर सकते हैं प्रैक्टिस। इसके अलावा एक अमन वशिष्ठ सर है, यूट्यूब में है ना, उनकी भी एरर प्रो करके बुक आती है, उससे आप एरर की प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। और मेरा सजेशन यही रहेगा गाइस कि जो एसएससी का मेंस एग्जाम है उसमें ग्रामर की वेटेज थोड़ी सी कम हो गई है पैटर्न चेंज होने के कारण। पहले 200 क्वेश्चन आते थे, भर भर के ग्रामर आती थी, अब 45 क्वेश्चन आते हैं आई थिंक, हाँ। उसमें ग्रामर उतनी ज्यादा नहीं होती है, आरसी बहुत ज्यादा होता है, तो आप पैसेज, क्लोज टेस्ट और पैराजंबर्स की प्रैक्टिस जरूर करें, है ना। और उसके पीछे भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट होते हैं, उनको सॉल्व करने में एक आध दिन हम बता देंगे कि पैराजंबर्स कैसे सॉल्व करना है, क्लोज टेस्ट को सॉल्व करने की क्या टेक्निक होती है, और सॉल्व करके भी बताएंगे आपको, ठीक है ना। तो किसी सैटरडे या संडे अपन ले लेंगे, बट आपको कमेंट करके बताना होगा कि सेशन लेना है क्या। क्लियर है गाइस? है ना। तो ग्रामर को ज्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि एरर कम आते हैं, बट अच्छे से ऐसे पढ़ लेना है कि अगर कम भी आएंगे और जितने आएंगे तो सारे आपको बन जाएं। और आज का हमारा लास्ट जो रूल है, चलिए उसको हम देख लेते हैं। तो बीच बीच में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी मैं दे दिया करूंगा, है ना, बट मैं फोकस करूंगा कि ज्यादा पढ़ाई पर ही फोकस करें। इफ वी नीड टू प्रपोजिशन विद एडजेक्टिव, यूज सुटेबल प्रपोजिशन आफ्टर एडजेक्टिव। बहुत सिंपल है, अगर हमको दो प्रपोजिशन चाहिए रहते हैं एडजेक्टिव के साथ, तो हमको सुटेबल प्रपोजिशन लगाना है। जैसे कि देखो इस सेंटेंस में कैसे लगाया है, ही इज सीनियर टू
एंड मोर एक्सपीरियंस देन, जैसे कि देखो सीनियर आ गया, लास्ट में आई ओ आर आ गया, सिंपल है, हमने पढ़ा हुआ आई ओ आर के साथ टू लगता है पिछली क्लास में, है ना। जैसे मोर आ गया, यानी कि ये कंपैरेटिव डिग्री है, तो पता है आपको मोर के साथ हमेशा, या कोई और कंपैरेटिव डिग्री होती है जैसे कि बेटर, है ना, इजियर, तो उसके साथ हमको देन लगाना पड़ता है। तो अगर जहाँ पे टू लगना है तो वहाँ पे टू यूज करें, जहाँ पे देन लगना है वहाँ पे देन यूज करें, है ना, उसको बोलते हैं हम suitable preposition। तो आई होप गाइस आपको आज का सेशन अच्छे से समझ में आया है। एक बार और रिपीट बोर्ड में आप देखिएगा, अच्छे से इसके नोट्स बना लीजिएगा। मेरी गारंटी है कि आपको कहीं से इंग्लिश पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी। हमने सारे रूल जो कि एग्जाम में होते हैं बहुत अच्छे से हमने कवर कर लिया और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ हमने कवर किया है। तो आप ये तो बोल ही नहीं सकते कि सर समझ में तो कुछ आया ही नहीं, और नहीं आया तो बोल भी सकते हैं, आप कमेंट करके बताइए, है ना। तो हम और अच्छे से इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। पर मुझे तो ऐसा लगता है कि मोर देन एनफ है ना। और फ्री में इतना अच्छा कंटेंट और सारी चीजें आपको कवर कराई जा रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है गाइस। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए सेशंस को, है ना, और उनको भी अच्छे मार्क्स लाने का मौका दीजिए, तभी तो हेल्दी कंपटीशन बढ़ेगा। एजुकेटेड लोग, है ना, जानकार लोग हमारी कंट्री में होंगे और हमारे डेवलपमेंट में भी क्या करेंगे, योगदान करेंगे, कंट्रीब्यूशन करेंगे। तो ये था हमारा सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों के साथ आप लोग शेयर नहीं करते हैं तो गलत बात है, प्लीज आप लोग दोस्तों के साथ अपने शेयर कीजिए, उनको भी रिकमेंड कीजिए। अगर उनको जमता है तो वो जरूर देखेंगे, नहीं जमता है तो बहुत सारे टीचर्स भी हैं ना, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको मुझसे ही पढ़ना। सो गाइज मिलते हैं कल की वोकैब की क्लास में, जो कि दोपहर 12 बजे होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Thank you, goodbye, and have a nice day. See you in the next class.